वो वक्त गुजर गया जब कारकुन जो थे वो कुर्बानियां दिया करते थे। अब कुर्बानियां जो है वो लीडर दिया करेंगे। कंटेम्प्ट एक वजह से किया गया, आसिफ जरदारी के 5 अरब रुपए, 500 करोड़ रुपया जो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, जो चोरी का पैसा है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का अब कोई इखलाकी जवाज रह नहीं गया इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। हम अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मेरी नज़र में सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है और मैं समझता हूं कि उस इम्यूनिटी के पेश नज़र अदालतें भी कोई इसमें यकीनन उसको पेश नज़र रख के कोई फैसला करेंगी। ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। भी कौम का पैसा है, पहले वो कौम को वापस मिले, फिर इस्तिस्ना की बात बाद में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। आज यौम फैज़ है। फैज़ ने कहा था, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। और आज नीम तारीक राहों में वज़ीर आज़म जो है वो मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुर्बानी देंगे। अब कारकुनों की कुर्बानी देने का वक्त गुजर चुका, अब लीडरान यानी रहनुमा जो है वो कुर्बानी देंगे। आप इसके अलावा आज की जो डेवलपमेंट आपके सामने है, सबसे बड़ी खबर नेचुरली आपको पता है कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी, वज़ीर आज़म मुल्ज़िम हो गए। अब उनको अपना दिफा करना है, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। जनाब इमरान खान साहब ने आज मुतालबा किया है कि अखलाकी तौर पर वो इस्तीफ़ा दे दें। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इस्तिस्ना से उनको लेना देना नहीं है। लेकिन आपने सुना कि 16 नवंबर 2009 को एक निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि सदर का जो इस्तिस्ना है वो उनको 248 यानी आइन देता है और अदालतें इसको मलहूज़े खातिर रखेंगी। आज का जो उन्वान है वो यही है कि पाकिस्तान में जो अब है सिलसिला चल रहा है, ये क्या होगा आने वाले दिनों में, सियासी बसात पर कौन कौन अपने मोहरे चलाएगा, किस किस तरह की चालें चली जाएंगी, वजीर आज़म कुर्बानी देंगे, कुर्बानी कबूल हो जाएगी, अगला वजीर आज़म कौन होगा और अगर नहीं तो उसके बाद कौन होगा। क्योंकि सुना यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 से 3 नाम तो वज़ीर आज़म के रख दिए हैं, फैसला कर लिया है कि वो खत कतई तौर पर नहीं लिखेंगे। क्या सूरत हाल बनेगी और तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या सदर के खिलाफ एका कर लेंगे और इस एके के बाद सूरत हाल क्या बनेगी? एक बात तय है कि सेनेट इलेक्शंस हो जाएंगे। बहरहाल ये तमाम मामला आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब जो कि आइन और कानून के माहिर हैं। उनके साथ है मोहम्मद मालिक साहब, द न्यूज़ अखबार के एडिटर, सीनियर तजिया निगार हैं। मेरे साथ नसीर भुट्टा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली, मारूफ वकील भी हैं, ज्वाइन करेंगे लाहौर से। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा, कराची के सदर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कराची से टेलीफोन लाइन पर। और सेनेटर नैयर हुसैन बुखारी साहब जो कि कायदे ऐवान है सेनेट के, वो भी अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जज साहब मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो अब आज की सारी प्रोसीडिंग्स हुई, फर्द जुर्म आयद हो गई और नीम तारीख राहों पे मारे जाने की तैयारी भी हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कर दूं, आज की बड़ी खबर वो थी जो कि 7 कैदी वहां पर पेश हुए। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कम से कम उनकी जिंदगी बची और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अच्छी है। ये असल खबर है जो उन्होंने असर्ट किया और करना भी चाहिए था, ये एक उम्मीद की तरह। बाकी रही ये चार्ज, ये तो सबको पता था बीबी फ्रेम होना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो कोई कुर्बानी वुर्बानी कोई नहीं दे रहा, ये कोई ऐसी बात मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये सियासी लोग हैं, ये जो अदालत में जो केस था उसको उठा के ये बड़ा टैक्टफुली और बड़ा कैलकुलेटेड गेम के साथ ये उठा के वहाँ पर ले आए हैं, ये इसको लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, आप कह रही कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो शायद ऐसे ही उन्होंने टू बी ऑन द सेफ साइड खिलाड़ी 12वें तैयार कर लिए हुए। सजा तो होगी, ये सजा होगी, लेकिन जो मिसाल के सजा तो होगी, वो तो चलो नहीं, वो तो अलग बात है, सजा तो होगी। अब देखें 2 बातें, खत लिखने वाला मामला भी एक साइड पर अलग है, वो अपनी जगह अलग मामला है। इस वक्त मामला है प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट की, तो जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो जो इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद के हालात हैं,
मुझे देखे सजा तो होती रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये भी कह चुके हैं कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को जेल डिक्लेयर कर देंगे और वलां कर देंगे और ये कर देंगे। सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्ट्री जाएगी तो होगा ना। तो मुझे सम हाउ आर दी अदर कोई लग नहीं रहा कम से कम इस मोमेंट पर, क्योंकि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर वकालत भी तो लोगों ने करनी है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट उठाएंगे, सजा तो होगी, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। लेकिन वजीर आजम भी यही होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और लेकिन एक बात है कि सजा में मैं थोड़ी सी एहतियात फिर कर लूं। देखिए सजा जो कंटेम्प्ट केस में सजा देना ना देना ये अगेन उनका इख्तियार है, और हो भी सकता है कि बावजूद इस बात के कि वो ये कहें कि नहीं और फिर भी वो एहतियात से काम लें और वो ना लें। और इससे पहले ये काम हो चुका है नवाज शरीफ साहब के केस में या असफंद यारवली साहब के केस में। उन्होंने तो माफी मांग ली थी ना। नहीं हाँ ठीक है, इस वजह से वो तो बचत हो गई। नहीं वो मगर यहाँ तो कोई एहतमाल नहीं लग रहा। यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तो बात ये है कि एक पास की बात है, लेकिन साइमल्टेनियसली चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी है और अदालत ने उनको कह दिया कि देखें आपको जो दी थी वो गलत थी, आपको लिखना था, तो अब आप बताइए कि आप जो करते हैं या नहीं देते। वहां आके फंस गए क्योंकि वहां पर उन्होंने पॉजिटिव जवाब अच्छा मैं ये इसका पॉलिटिकल जो कि मालिक साहब आप तो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज भी आप थे, लेकिन आपको क्या लगता है इसके सियासी असरात क्या होंगे? वजीर आजम जज साहब ने तो कह दिया कोई नाम नहीं, यही वजीर आजम होंगे, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोग वजीर आजम बन के फिर रहे हैं इस वक्त भी पार्लियामेंट की लॉबीज के अंदर। तो क्या कहेंगे कौन कौन हो सकता है आगे वजीर आजम? देखें पहले तो ये फैज साहब की तारीख राहों को बदनाम ना करें यार। ये तो इनकी लोड शेडिंग वाली राहें हैं जिन्होंने खुद बल्ब बंद करके खुद तारीख की हुई है। सही इशू ये नहीं है। इस इशू को ये जो बात है कि कोर्ट्स माफ करें या ना करें डिस्कशन, बिल्कुल तारिक साहब की बात ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोर्ट इनको माफ करेगी तो कोर्ट को कौन माफ करेगा? ये कोर्ट्स पहले वाली कोर्ट्स उनको तो आप ही माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह है देखें लाखों लोग सड़कों पे आए, लाखों लोगों ने एजुटेशन किया, सब कुछ किया, ये कोर्ट्स स्टोर हुई हैं। ये कोर्ट्स अब सिर्फ ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी खत्म हो गई हुई है। मेरा बड़ा हमेशा आर्गुमेंट होता है कि अगर आज भी कोर्ट्स ने ये सोच के फैसले करने हैं कि उनके फैसले का बाहर असर क्या होगा कमरा अदालत से बाहर, तो ये जिस तरह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, तो फिर आप नसीम हसन शाह को बुरा क्यों कहते हैं? फिर आप डोगर साहब को बुरा क्यों कहते हैं? हो सकता है वो जेन्युइनली समझते हो कि वो जो फैसले कर रहे थे जनरल मुशर्रफ के हक में, नहीं वो नेशनल थे। अब हो रहा है सीधा सीधा कानून, सीधा सीधा फैसला, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें जमहूरियत नहीं कत्ल हो रही, कोई इसमें कोई शहीद नहीं बन रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने मानना था। 2 साल चीफ एग्जीक्यूटिव ने डिफाई किया, वॉट एवर द रीजंस, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, लॉयल्टी है, पैसे बचा रहे हैं, वॉट एवर, ये इररिलेवेंट बातें होती हैं। बड़ा सिंपल असूल है, फैसला अदालत ने किया, आपने मानना है। और जब आप हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो आप पे उतनी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि ये जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें ये ऊपर से आपने सेट करना, इसीलिए तो इमरान खान साहब ने कहा ये नहीं होता। देखिए अमेरिका वगैरह में मैं आपको बताऊं, अमेरिका में नाजायज लोग इकट्ठे भी रहे, जो मर्जी रिलेशनशिप्स हों, लेकिन जो का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो कोई उसका अफेयर निकला है ना, उसका करियर तबाह हो जाता है जिंदगी में। एक भी वहाँ एक छोटी सी बात, वहाँ पे जो आम आदमी की इखलाकी कदरें हैं वो जो मर्जी करे उसको माफी है, जो लीडरशिप है उसको माफी नहीं। यहाँ उल्टा है, यहाँ आम आदमी के लिए कानून भी है, इखलाकी कदरें, और लीडरशिप जो मर्जी करे, अरबों रुपए कमाए, जो मर्जी करे, अदालतों का हुक्म ना माने, वो ठीक है। ये कहाँ की शहादतें हैं? आज वहाँ एक वजीर हमारे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हुए कहा यार आज मुल्क की तारीख का बड़ा स्याह दिन है, प्राइम मिनिस्टर जो है। मैं कहा स्याह तरीन दिन वाकई है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 2 साल से सुप्रीम कोर्ट को जूते की नोक पे रख रहा है, सही, और उसके बाद भी उसको नैयर बुखारी साहब आगे इसका जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर आरिफ साहब के पास जाते हैं। आरिफ साहब, क्या तहरीक इंसाफ अब मुतालबा कर रही है, बड़े सॉफ्ट से अल्फाज में आज इमरान खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया है प्राइम मिनिस्टर से, लग ऐसे रहा है कि आगे जाके आप कोई तहरीक भी बनाएंगे इसको, और PMLN के साथ आपका काफी इत्तेफाक नजर आ रहा है इस मामले के ऊपर? देखिए इश्यूज जैसे भी हों, हम अगर इश्यूज सही इश्यूज की तरफ दोनों पार्टीज हों या 4 पार्टीज हों, वो इस बात पर खड़ी हो जाएं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि बात बिल्कुल सही है। देखिए ये एक इशू के ऊपर जो माली प्रोटेक्शन का इशू है, जो करप्शन प्रोटेक्शन का इशू है, इस पर कौम का और कौम की सुप्रीम कोर्ट का वज़ाए हो रहा है। टेलीविजन टॉक शोज की यानी बहार है, मगर आप ये देखो कि इतने बड़े बड़े इदारों और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनको पॉजिटिव काम करना चाहिए था, हजारों केसेस हैं जिनको पॉजिटिवली चीजें होती, वो उसी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और सियासी शहादत जिस अंदाज से कही जा रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये माली शहादत है, ये माल बचाने के लिए ये शहीद हो रहे हैं, ये सियासत में और जमहूरियत बचाने के लिए शहीद नहीं हो रहे।
یہ مال بچانے کے اعتبار سے. اور کتنا فرسٹریشن ملک کے اندر ہے کہ جناب جو بڑی بڑی چوریاں کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پروٹیکشن حکومت دے رہی ہے. چھوٹے چور, خان صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جتنے بڑی چوری کو یہ چھپا رہے ہیں اور بچا رہے ہیں, سارے پاکستان کے سارے چوروں کی چوریاں آپ اکٹھا کر لیں وہ اس سے کم ہوں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ تھوڑا سا الگ ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں, لیکن تھوڑا ملتا جلتا ہے. یہی خان صاحب تھے جو کہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے. کل ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے بات بھی کی, تو سیاست میں تو پھر اخلاقیات کا ایسا کوئی وجود سمجھ میں نہیں آتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے کل ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات ہوئی وہ جب میری بیٹی کی شادی تھی, اس کے اندر لوگ ایسی تقریبوں کے اندر اپنے دوستوں کو اور جن سے روزانہ الیک سلیک ہوتا ہے, سیاسی محفلوں میں ہوتا ہے, ان کے اندر ہمیشہ بلایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر یہ روایات اور اخلاق کے اندر ہے کہ ایسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اور کسی پارٹی کا الائنس بننے والا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کے اندر اس دیکھنا مناسب نہیں ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے بلوچستان کا کیا حال ہے. میں اس ایشو کو لاتا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان کے اندر اتنی فرسٹریشن موجود ہے. یہ مالک صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ کیٹیگوریکلی یہ کیوں نہیں کہتے کہ کوئی الائنس نہیں بننے جا رہا آپ کا, اور پھر میاں صاحب نے بھی اے پی سی کا حوالہ دیا کہ لندن میں کچھ لوگوں نے کچھ کہا تھا, اس سے مکر گئے, لیکن وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیے کوئی الائنس, میں تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی الائنس بننے نہیں جا رہا. سیاست کے اندر نہیں, بالکل ہے, اس کے اندر اس بات کا ضرور امکان ہوتا ہے کہ منیمم پولیٹیکل ایجنڈے پر کبھی نہ کبھی کچھ جماعتوں کا الائنس بھی ہو سکتا ہے. جب الیکشن سر پر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. کچھ پارٹیز ایسی ہیں جس کے اندر اشتراک کا امکان رہتا ہے, مگر کوئی الائنس اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مالک سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جلدی سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی فریز یوز کیا کہ سیاسی جماعتوں میں ایک منیمم پولیٹیکل ایجنڈا پہ بحث ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن if I remember correctly تو عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا اتنا بھی زیادہ عرصہ پہلے نہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس کرمنل گینگز ہوتے ہیں. ایم کیو ایم ایک کرمنل گینگ ہے جو سیاسی پارٹی بن گیا ہے. تو کیا اب آپ ایم کیو ایم کو تمام چیزوں سے پاس سے برالذمہ کر کے اب ایک جینوئن صاف ستھری پولیٹیکل سیاسی جماعت سمجھتے ہیں؟ جی میں کسی کو ناپاکی کا آپ کے لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو اسی حوالے سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیے سپریم کورٹ نے بھی جو کراچی کے سلسلے میں ورڈکٹ دیا تھا وہ بڑا کلیئر دیا تھا. اس نے 3-4 جماعتوں کے اندر, جس کے اندر ایم کیو ایم بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اے این پی بھی شامل تھی, اس نے یہ کہا کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. اچھا ہم بھی ایک سمجھتے تھے کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, مگر جہاں منیمم پولیٹیکل ایجنڈے کی میں بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کے اعتبار سے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ان پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں ہمارے ساتھ مل کر اس بات ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کر رہے تھے مزید, کیونکہ سوال ان کا وہیں کا وہیں اور ہمیں بھی جواب اس کا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ رہیں. بھٹا صاحب, آپ کے لیڈر نے 2009 میں یہ کہا 16 نومبر کو میاں صاحب نے کہ صدر کو استثناء ہے, اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کو تو میں بھی نہیں جانتا, عوام بھی نہیں جانتے, وہ تو $60 ملین کا سوال ہے وہ چاہتے ہیں. سو کیا کہیں گے آپ اس میں, کیوں یہ کیا اخلاقیات کا واقعی کوئی وجود نہیں ہے, یا میاں صاحب پہلے ٹھیک تھے اور اب غلط ہے, یا اب غلط تھے اور پہلے ٹھیک تھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اسما جو ابھی انٹرپریٹیشن جاری ہے اس میں تو بے شمار انٹرپریٹیشنز آ چکی ہیں آرٹیکل 248 کے استثناء کے حوالے سے, لیکن اس استثناء کو چھوڑ کے اور آرٹیکل 248 کو چھوڑ کے آپ کو این آر او ججمنٹ پڑھنا ہوگی, اور اس این آر او ججمنٹ کو ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ 2 سینٹنسز جو ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, جو ایگزیکٹو ہے, they will have to write the letter to the Swiss authorities. So this goes to clarify کہ یہ ایک ججمنٹ ہے, یہ آرڈر ہے which is supposed to be obeyed, اور جو اوبے نہیں کیا جا رہا, جس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, جس کو ڈس اوبے کیا جا رہا ہے, اور جس کو one پہ ٹیکسٹ اور دی ادر. اب دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ استثناء اتنے جو دھڑلے سے کلیم کرتے ہیں 248 کا, تو اس کے اوپر تو ایک بھی آرگومنٹ نہیں آیا وزیر اعظم کے. بخاری صاحب سے اس پہ رائے لے لیتی ہوں. نیر صاحب, ہم نے میاں صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنوایا جس میں انہوں نے 16 نومبر 2009 کو کہا تھا کہ استثناء ہے صدر کو, لیکن اب ان کا آج جو سٹیٹمنٹ آیا وہ مختلف ہے اس سے. آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی اب کیا خط لکھے گی, یا فیصلہ ہو گیا اور پھر وزیر اعظم کو سزا ہی باقی رہ جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ خط لکھنے کے بارے میں جو چارج آج فریم ہوا اس میں کہیں ذکر ہے کہ خط لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟